फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज आपको एक बार फिर भारत के मित्र देश की मित्र सरकार की फिक्र दिखाएंगे, जहां इस वक्त आतंक की दहशत है। अफगानिस्तान के बैटल ग्राउंड में हर तरफ एक ही चीख सुनाई दे रही है, आया तालिबान बचाओ जान। वॉर जोन से आज आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। एक बार फिर बताएंगे कि अफगानिस्तान के वॉर जोन में TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल है जो इस देश के हालात को कवर कर रहा है, क्योंकि यह फिक्र भारत से भी जुड़ी है। तालिबानी भस्मासुर भारत के करीब आतंक का पर्याय बने हुए हैं और उनकी हौसला अफजाई में जुटे हैं चीन, पाकिस्तान। आज इसकी वजह बताएंगे। आज हम एक और बड़ी फिक्र का विश्लेषण करेंगे जो देश के अंदर से ही आ रही है। झारखंड के धनबाद में एक न्यायमूर्ति की मौत हो गई, लेकिन हालात इसे हत्या बता रहे हैं। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि यह अंधेर नगरी चौपट राज्य का जीवंत सबूत क्यों है। आज हम देश के माननीय सांसदों की भी मनोदशा का विश्लेषण करेंगे। कल जब सदन में हंगामा हो रहा था, तब एडॉप्शन कानून को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन पास हुआ। इससे अनाथ बच्चों को गोद लेना काफी हद तक आसान हो जाएगा। लेकिन समझने की बात यह है कि किसान और पेगासस के मुद्दे पर हंगामा करने वाले सांसद के एजेंडे में अनाथ बच्चों का मुद्दा क्यों नहीं। आज एक बार फिर फिक्र हिंदुस्तान के दोस्त की। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर हमारा सबसे करीबी दोस्त 2 दशक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम बात अफगानिस्तान की कर रहे हैं और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए कि अफगानिस्तान के क्या हालात हैं। आप देख सकते हैं कि वहां आसमान से बारूद बरस रहा है, जमीन धमाकों से थर्रा रही है और अफगानी फौज और तालिबान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। तालिबान हर हाल में अफगानिस्तान पर कब्जा चाहते हैं, जबकि फौज खुद को बचाने के लिए जान की बाजी लगा रही है। ऐसे में पूरा अफगानिस्तान तालिबान का गढ़ बन गया है और आतंकी तालिबान के गढ़ में सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष मौजूद है। अफगानिस्तान में जहां कोई रिपोर्टर नहीं है, वहां सिर्फ TV9 भारतवर्ष पहुंचा हुआ है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबान और अफगान सेना के बीच भीषण युद्ध जारी है। वॉर और पलटवार जारी है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान एक बार फिर युद्ध की आग में जल रहा है। ऐसे में तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान के अधिकांश इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं और अफगान सैनिक काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ तालिबान की ताकत बढ़ती जा रही है। तालिबान दावा कर रहा है कि जल्दी पूरा अफगानिस्तान उसकी मुट्ठी में होगा। तालिबान काबुल के करीब पहुंच चुका है, सप्लाई लाइन्स रोक चुका है। हालांकि अफगानिस्तान आर्मी भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। उसको अमेरिका का एयर सपोर्ट भी है। कई प्रांत में दहशतगर्द मारे भी गए हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में तालिबानी भारी है। अफगान सेना और तालिबान के बीच चल रही जंग का खामियाजा अफगानिस्तान के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। पासपोर्ट दफ्तर के बाहर हजारों की भीड़ लगी है और लाखों लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। अफगानिस्तान के इस हालात से हिंदुस्तान चिंतित है। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान का जर्रा जर्रा बारूदी धमाकों से थर्रा रहा है। यहां हर बीते पल मौत सिर पर मंडराती है। एक एक तस्वीर रूह कंपा देती है। हर पल AK-47, मशीन गन, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों से धमाके हो रहे हैं और इन सभी जंगी हथियारों का इस्तेमाल इंसानों को मौत के घाट उतारने के लिए हो रहा है।
इस खूनी संघर्ष में अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर जो कोहराम मचा है वो बीतते वक्त के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करने लगा है। पठान लैंड पर जिस जंगी सनक के साथ युद्ध लड़ा जा रहा है वो इतना खूंखार हो चुका है कि खौफ भी अब पनाह मांग रहा है। यकीन न हो तो तालिबान से आ रही इन तस्वीरों को देखिए। खूंखार आतंकियों की क्रूरता की ये तस्वीरें हिंदुस्तान को अंदर तक डराती हैं। यकीनन ये तालिबान के अत्याचार का सबसे क्रूर चेहरा है। ऐसे हालात में जहां मौत हर पल आंख में चौली खेल रही है, गोलियां सीने को चीर रही हैं, सिर पर आसमान से धमाके हो रहे हैं, TV9 भारतवर्ष की जांबाज टीम उसी जंग के मैदान की विभीषिका के बीच मौजूद है ताकि दुनिया जान सके कि आतंक की बारूदी धमक से एक मुल्क कैसे कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा है। मैं इस समय शेरपुर मार्केट में हूँ। ये काबुल की सबसे ज़्यादा बिजी मार्केट में से एक है। हालांकि अगर आप देखें उस तरफ मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि अभी भी यहाँ पर शाम के वक्त 5 से 6 बजे का वक्त है, 5:30 बज चुके हैं और यहाँ पर लोग जो हैं अभी भी अपनी खरीदारी करते हुए, लोग बाहर निकलते हुए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि अभी यहाँ का माहौल अगर आप देखें काबुल का, वो बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं लगेगा, लेकिन काबुल से जैसे आप जाते हैं बाहर उसके बाद स्थिति बदल जाती है। हालांकि अगर आप देखें कि ये पॉपुलेशन जो है अभी इस चीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ग्रीन जोन, यानी वो ग्रीन जोन जो स्पेसिफाइड ग्रीन जोन है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, यानी प्रेसिडेंशियल पैलेस हो या दूसरे इलाके हो, वो इसी के बाद शुरू होते हैं। अफगानिस्तान में एक बार फिर 2 दशक पहले की तालिबानी क्रूरता खुलेआम दिख रही है। वो अपने कब्जे वाले इलाकों में जल्लाद की तरह तालिबानी कानून लागू कर रहा है। तालिबान की इस क्रूरता से अफरा तफरी मच गई है, लोगों का पलायन शुरू हो गया है। बीते 2 महीनों में तालिबान ने अफगानिस्तान को गृह युद्ध की हालात में लाकर खड़ा कर दिया है। अफगान सेना और तालिबान के बीच चल रही जंग का खामियाजा अफगानिस्तान के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों में अफगानिस्तान छोड़ने की होड़ मची है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हजारों की तादाद में लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भाग रहे हैं, वो भी पैदल, बस पीठ पर एक बैग लिए। तालिबानियों के खौफ से बचते हुए चले जा रहे हैं। ना मंजिल का पता है, न दाना पानी का। बिना रोटी बिना पानी अनंत सफर पर चल पड़े हैं। अफगानिस्तान की तस्वीरें रूह को अंदर तक झकझोरती हैं। इस मुल्क के हालात कितने नाजुक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी से लेकर अब तक पूरे अफगानिस्तान में करीब 2,70,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। लाचार अफगानी जिंदगी बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने के लिए बेताब हैं। काबुल में पासपोर्ट दफ्तर के बाहर हजारों की तादाद में लोग जुट रहे हैं। पासपोर्ट दफ्तरों के बाहर कई किलोमीटर लंबी बड़ी बड़ी कतारें लगने लगी हैं। इन कतारों में युवक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं। इनका मानना है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका की वापसी के साथ ही तालिबान की भी वापसी तय है और आने वाले गृह युद्ध से बचने का एक ही तरीका है, बैटल ग्राउंड बन चुके देश को छोड़ दिया जाए। अफगानिस्तान में तालिबानियों का ऐसा जुल्म है कि वो चोरी छिपे पड़ोसी मुल्कों में भागने को भी मजबूर हुए हैं। तुर्की के पूर्वी इलाके बान में ईरान के रास्ते घुस आए सैकड़ों अफगान नागरिकों को पकड़ा गया है। साथ ही कई मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है जो अवैध तरीके से अफगान नागरिकों को तुर्की में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 2 हफ्ते में 1,600 अफगानी नागरिकों को तुर्की के बान में पकड़ा गया है। ये सभी लोग तालिबान के हमले में बेघर हुए हैं जो किसी तरह दूसरे देश में छिपकर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि बड़ी आबादी को यहीं रहकर उथल पुथल झेलनी है, जिनके चेहरे और व्यवहार में तालिबानी शासन के आने का भय साफ नजर आ रहा है। दूर दराज के इलाकों को छोड़िए, काबुल जैसे शहर में भी लोग खाने पीने का सामान बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर रहे हैं। घबराहट ऐसी है कि चीजों की कीमतें 10 दिनों में 16% से ज्यादा बढ़ी हैं और बहुत सारी जरूरी चीजों की किल्लत हो गई है। मोटे तौर पर काबुल की ये तस्वीर पूरे देश के हालात को बयां करती है।
अफगानिस्तान से लोगों का पलायन जो है वो जारी है और पलायन के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। जंग में बेहिसाब बारूद बरस रहा है, लेकिन इसी बीच धधकते बैटल ग्राउंड से कुछ ऐसी सन कर देने वाली तस्वीरें आई हैं जिसे देखकर दुनिया सहम गई है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने की सनक तो तालिबान पर सवार है ही, मगर इस सनक को पूरा करने के लिए तालिबानी आतंकी क्रूरता की हदें पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मिलिटेंट के भेष में जल्लादों की टोली अफगानी सैनिकों का गला काट रही है, लोगों को सरेआम गोलियों से भूना जा रहा है और रिहायशी इलाकों में लूटपाट की जा रही है। अफगानिस्तान की धरती पर हर तरफ बेहिसाब बम बरस रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर आग उगल रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा देश थर्रा उठा है। अंतहीन तबाही की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया सन्न है। वॉर जोन में तब्दील हो चुके पूरे अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में बारूदी धमाके हो रहे हैं। पिछले 2 महीने में तालिबान और अफगानी सेना के बीच हर दिन संघर्ष तेज हुआ। ये फिक्र हिंदुस्तान के लिए भी बड़ी है। भारत के बॉर्डर से महज 350 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में हालात और भयावह होने वाले हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से क्रूरता और बर्बरता की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि यकीन करना मुश्किल हो रहा है। यहां AK-47 रॉकेट लॉन्चर, मोटार और मिसाइल की गूंज है। जमीन पर छलनी होते जिस्म है, चीख पुकार है और मजहबी नारों का शोर है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि विचलित करेंगी, परेशान करेंगी, हैरान करेंगी, लेकिन देखना होगा, समझना होगा और जानना होगा कि हमारी सरहद के करीब के एक और मुल्क का मुस्तकबिल मानवता के खून से रंग चुका है। तालिबान का ये वो क्रूर और जल्लादी चेहरा है जिसके आगे जहन्नुम भी कुछ नहीं। तस्वीरें देखिए, खुद को तालिब और इस्लाम का संरक्षक कहने वाले किस तरह आम और निर्दोष अफगानी पर जुल्म ढा रहे हैं। बेखौफ होकर घरों में लूटपाट कर रहे हैं। इस वीडियो का एक एक फ्रेम डराने वाला है। जो तालिबानी खुद को काबुल की गद्दी का दावेदार बता रहे हैं, उनका घिनौना चेहरा कुछ इस तरह सामने आ रहा है। तालिबानी AK-47 की नोक पर घरों को लूट रहे हैं। डकैतों की तरह हर कमरे में लूटपाट मचा रहे हैं। इन घरों में बिखरे हुए सामान इस बात के सबूत है कि तालिबानियों का ना तो कोई धर्म है, ना ही कोई ईमान, ना नियम, ना कानून। वो कुछ भी लूटने पर आमादा है। सोफा, प्लास्टिक की कुर्सी, चादर, कपड़े, कुछ भी। तालिबान की क्रूरता की कोई सीमा नहीं। दरअसल तालिबान अपना क्रूर चेहरा दुनिया भर को दिखा चुका है। तालिबान ना सिर्फ वहाँ के आम लोगों को गोलियों से छल्ली कर रहा है, बल्कि मरे हुए लोगों की बॉडीज़ को या फिर उनकी चीज़ों को भी इस तरीके से शिनाख्त की जाती है कि आखिरकार वो आदमी मरा या नहीं। यहाँ तक कि बच्चों और औरतों को भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तालिबान पूरी तरीके से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा एक पूरा जत्था है जिसका मकसद है सिर्फ दुनिया में आतंक पहुँचाना। यकीनन तालिबान की बर्बरता की अनगिनत तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं। तालिबानी आम लोग, बच्चों और महिलाओं के साथ ही सरकारी इमारतों, मदरसों और सरकारी भवनों को निशाना बना रहे हैं।
तालिबानी आतंकी बड़े धमाके कर इमारतों को ध्वस्त कर रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। अब तक तालिबानी आतंकवादियों के हमले में $500 मिलियन से ज्यादा की सरकारी संपत्ति तबाह हो गई है। आलम यह है कि क्रूरता की हदें पार कर आतंकवादियों ने हाहाकार मचा रखा है। ऊंचे पहाड़ से रिहायशी इलाकों में गोले दागे जा रहे हैं। आम लोगों के मकान, दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि तालिबान ने घरों में भी टीवी रखने पर बैन लगा दिया है। अब अफगानिस्तान में कला, कलाकार और संस्कृति से चिढ़ने वाले तालिबानियों के निशाने पर टेलीविजन सेट है। तालिबानी टेलीविजन सेट को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए जबरन उसे लोगों के घरों से छीनकर तोड़ रहे हैं। तालिबानियों का फरमान है कि आम लोग घरों में टीवी सेट ना रखें और अगर पहले से है तो उसे तोड़कर फेंक दें, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जैसे जैसे तालिबानियों का दखल बढ़ेगा, आगे हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में आम लोगों की जिंदगी बंदूक और बारूद के साए में बीत रही है। पल पल मौत सिर पर नाच रही है। ये तस्वीरें इन बातों पर यकीन दिलाती हैं। तालिबान मदरसा, स्कूल, कॉलेज और एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग को बमों से उड़ा रहा है। रिहायशी इलाकों में घरों पर कब्जा कर रहा है। गांवों पर कब्जा करने के बाद बारूद बरसा रहा है। कई इलाकों में अफगान आर्मी के सामने आम लोगों को मोहरा भी बना रहा है। इसी रणनीति से तालिबान अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है। अब तो तालिबान आतंकी अफगानी सैनिकों को भी शिकंजे में लेकर मौत के घाट उतारने लगे हैं। ये वीडियो अफगानिस्तान के हेरात से सामने आई है। यहाँ रात के अंधेरे में आतंकवादियों से घिरे अफगानी फौजियों ने सरेंडर कर दिया। उन्हें बारी बारी से घर से बाहर निकाला गया। देखिए तालिबानियों से घिरे अफगानी फौजी कितने डरे हुए हैं। बदहवासी में वो इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन तालिबानी बंदूकधारी उनके साथ मौजूद हैं। खबर है कि बाद में इन फौजियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रात के घुप अंधेरे में भी तालिबानियों का आतंक जारी है। हेरात से लेकर हेलमंद और काबुल से कुंदुज तक मिसाइलें बरस रही हैं। तमाम फौजी ठिकानों पर गोले दागे जा रहे हैं। अफगानी फौज भी पूरी ताकत से तालिबान को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस बीच बढ़ते तालिबानी आतंक को देखकर रूस ने भी बॉर्डर पर अपनी सेना तैनात कर दी है। TV9 के पास रूस की तैनाती के एक्सक्लूसिव वीडियो हैं। रशियन टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रक अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। रूस की सेना ने बॉर्डर पर बंकरों का भी निर्माण किया ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान के सूखे पहाड़ धमाकों से थर्रा रहे हैं। यहाँ यूं लगता है कि जैसे जिंदगी वक्त के खिलाफ रेस लगा रही है। एक तरफ तालिबानी जल्लाद हैं, तो दूसरे मोर्चे पर अफगानी फौज है। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, तो अफगानी फौज तालिबान को हर हाल में रोकना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान को लेकर भारत की एक और फिक्र है, वो है चीन और पाकिस्तान की तालिबान से बढ़ती नजदीकी। दिन ब दिन ये फिक्र बड़ी होती जा रही है, क्योंकि जो तस्वीरें और रिपोर्ट आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान, ISI और आतंकी संगठन तालिबान की मदद कर रहे हैं। वही तालिबान की चीन के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग हुई और तालिबान से बढ़ती चीन पाकिस्तान की इस करीबी को पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बताया जा रहा है। क्या चीन और पाकिस्तान की शह पर तालिबान तांडव कर रहा है?
क्या तालिबान से चीन पाक की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए खतरे की घंटी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बेकसूर अफगानों को गोलियों से भूनने वाले तालिबानी पाकिस्तान को आम इंसान लगते हैं और काबुल पर कब्जे के लिए चीन में तालिबान की बैठकी चल रही है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान सुनाते हैं जिसमें वो अफगानिस्तान के नए संकट का ठीकरा अमेरिका के सिर फोड़ते हैं। सवाल उठता है कि अफगानिस्तान में खून की होली खेलने वाले तालिबानियों से सहानुभूति कैसी, और तालिबान को लेकर जो राग पाकिस्तान अलाप रहा है, चीन भी उसके सुर में सुर मिला रहा है। आखिर तालिबान को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच कैसी खिचड़ी पक रही है? दो दिन पहले ही हमने आपको अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ते पाकिस्तानियों की तस्वीरें दिखाई जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना आतंकी संगठन तालिबान के साथ खड़े हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और उसकी सेना विद्रोही समूहों और उनके सहयोगियों को सहायता और सुरक्षित ठिकाने मुहैया करा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की मदद से तालिबान ने नांगरहार प्रांत में हमले बढ़ा दिए हैं और अचिन और पाछेर व अगम जैसे सीमावर्ती जिलों में कुछ सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। अफगान हिंसा में तालिबान और अलकायदा जैसे सहयोगी संगठनों के काडर में मरने और घायल होने वालों की संख्या बढ़ी है। एएनआई की रिपोर्ट कहती है कि घायल आतंकियों को इलाज के लिए पाकिस्तान के क्वेटा शहर के जिलानी अस्पताल शिफ्ट किया गया है। इसी तरह स्पिन बोल्डक इलाके में अफगान सुरक्षा बलों के साथ लड़ाई में घायल हुए आतंकवादियों का इलाज पाकिस्तान के चमन जिले के DHQ अस्पताल में चल रहा है। 27 जुलाई को कुछ अफगान तालिबान लड़ाकों को पेशावर के हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी लाया गया था। अफगानिस्तान में हर दिन बीतते दिन के साथ हालात खराब होते जा रहे हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तान के कंधे पर रखकर तालिबान अपनी ना सिर्फ लड़ाई लड़ रहा है बल्कि अपने आप को और ज्यादा ताकतवर करने में लगा है। इसकी सबसे बड़ी चिंता अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों में दिखनी शुरू हो गई है। मतलब अफगानिस्तान हिंसा की आग में जल रहा है और पाकिस्तान उसमें घी डाल रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान से प्रतिदिन 1000 आतंकी अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और तालिबान की मदद कर रहे हैं। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन के 6000 लड़ाके तालिबान की ओर से अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान के हालात और खराब हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इससे इनकार करते हैं, लेकिन यहां सवाल वही है कि अफगानिस्तान में तालिबान के पुनरुत्थान से सहानुभूति कैसी, क्योंकि पाकिस्तान का गुरु चीन का मन भी इस समय तालिबान की ओर झुका है। यह तस्वीर इसी की गवाही दे रही है। यह तस्वीर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और तालिबानी प्रतिनिधिमंडल के बीच मुलाकात की है। बुधवार को बीजिंग से करीब 100 किलोमीटर दूर तियानजिन में यह मीटिंग हुई, जिसमें अफगानिस्तान में बदलते हालात को लेकर चर्चा हुई और वांग यी ने तालिबान को अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक ताकत करार दिया। आपको बता दें कि तालिबान प्रतिनिधिमंडल की यात्रा पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के चीन से लौटने के एक दिन बाद हुई है। कुरैशी के दौरे के वक्त चीन और पाकिस्तान ने कहा था कि बदलते हालात के बीच अफगानिस्तान में दोनों पक्ष एक साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हैं और दोनों ही देश अफगान संकट का हल शांति से निकालने की दुहाई दे रहे हैं। जबकि सच ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने से वहां के बड़े भूभाग पर अप्रत्यक्ष तौर पर चीन का और पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा।
दरअसल चीन के साथ सीमा साझा करने वाले अफगानिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। जैसे जैसे अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही है, स्थिति बेकाबू होती जा रही है। हालांकि तालिबानी प्रतिनिधिमंडल ने चीन को आश्वासन दिया है कि वो अफगानिस्तान की जमीन को चीन के खिलाफ किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब एक ऐसी खबर है जिसमें आप हैरान हो जाएंगे। जो कानून के रखवाले हैं उन्हीं के ऊपर गैर कानूनी चीजें होती हैं और यहां तक कि हत्या तक की नौबत आ जाती है। अब ये हत्या है या क्या है, ये मामला कोर्ट में जा चुका है, लेकिन मामला एक जज साहब से जुड़ा है। देश में न्यायमूर्ति पर हुए हमले की बात कर रहे हैं। मामला झारखंड के धनबाद जिले का है। एक जज मॉर्निंग वॉक पर थे, उन पर ऑटो रिक्शा से, चोरी किए हुए ऑटो रिक्शा से जानलेवा हमला हुआ। उनकी मौत हो गई, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर एक जज को क्यों टारगेट किया गया। एक व्यक्ति जो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता था, उस पर हमला क्यों किया गया। तफ्तीश आगे बढ़ी तो इस हादसे में हत्या का एंगल नजर आने लगा। तारीख 28 जुलाई 2021, जगह रणधीर वर्मा चौक, धनबाद। सुबह सवेरे करीब 5 बजे जज उत्तम आनंद सड़क के बिल्कुल बाईं ओर जॉगिंग कर रहे थे। तभी पीछे से बीच सड़क पर एक ऑटो रिक्शा आता दिखा और ड्राइवर ने स्टीयरिंग बाईं ओर घुमाई। ऑटो ने जज को टक्कर मार दी और फिर ऑटो सड़क की दाईं तरफ आकर मौके से फरार हो गया। यह पूरा वाकया 4 सेकंड के अंदर हुआ। एडीजे उत्तम आनंद को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया। करीब 4 घंटे इलाज के बीच उनकी मौत हो गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हिट एंड रन का यह मामला साजिशन मर्डर में तब्दील होने लगा। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार रात जज को टक्कर मारने वाले ऑटो को भी गिरिडीह से बरामद कर लिया गया। जांच में पता चला है कि ऑटो मंगलवार को चोरी हुआ था और बुधवार सुबह जज उत्तम आनंद को टक्कर मार दी। गिरफ्तारी के बाद ऑटो ड्राइवर ने भी कबूल किया कि उसने जज को टक्कर मारी थी। हालांकि पुलिस इस घटना के सूत्रधार तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। जज उत्तम आनंद की मौत मामले में एडीजी ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। इस टीम में बोकारो डीआईजी और एसएसपी धनबाद को भी शामिल किया गया है। धनबाद पुलिस की फॉरेंसिक टीम और सीआईडी भी तफ्तीश में जुटी है। पूरे एसआईटी को जांच में और सभी बिंदुओं पर अनुसंधान हेतु मदद करने के लिए सीआईडी और फॉरेंसिक एफएसएल की विशेष टीम को इस टीम के साथ संबद्ध किया गया। हालांकि एडीजे उत्तम आनंद के परिजन शुरू से इसे हत्या करार दे रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साफ दिख रहा है, अनपढ़ गवार को भी दिखाए तो साफ पता चलेगा कि हत्या की गई है। हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है यही कि सीबीआई से जांच हो। सड़क चलते जज की मौत को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी नक्सलियों ने भी जज को निशाना नहीं बनाया। झारखंड हाईकोर्ट केस की रोजाना मॉनिटरिंग करेगा। पुलिस को जल्द से जल्द जांच पूरी करने के आदेश। पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं तो सीबीआई जांच कराई जा सकती है। 14 सदस्यीय एसआईटी कंस्टिट्यूट हो गया है इस पूरे एंटायर घटनाक्रम का, पूरा एंटायर इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और बहुत हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक जज का मारा जाना ये बहुत ही संवेदनशील मैटर है और इस पे हम लोग बहुत कॉन्शियस है इस इशू से। सो वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू फाइंड आउट द ट्रूथ। जो इसमें कल्प्रिट है वो बचेगा नहीं और उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और त्वरित ट्रायल करके सजा भी हम लोग दिलाएंगे। वाकई ये बड़ी फिक्र है कि न्याय की मूर्ति कहे जाने वाले जज भी सुरक्षित नहीं है। उंगली लॉ एंड ऑर्डर पर उठी है, इसलिए अदालत ने भी आंखें तरेरी हैं। हाईकोर्ट ने डीजीपी और धनबाद के एसएसपी को तलब कर कहा है कि अगर कोताही बरती गई तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि उत्तम आनंद को गैंगस्टरों की जमानत ठुकराने वाले जज के रूप में जाना जाता था। उत्तम आनंद जेल में बंद गैंगस्टर समेत 15 बड़े अपराधियों के मामले की सुनवाई कर रहे थे। उनके पास लंबित केसों में कई हाई प्रोफाइल मर्डर और आदतन अपराधियों के मुकदमे भी शामिल थे। उन्होंने 2 मामलों में 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है।
और अब एक बड़ी फिक्र उन बच्चों की जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इस वजह से उन्हें अनाथ कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में करीब 2 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें बेसहारा कहा जाता है, और इन 2 करोड़ में से करीब 60,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता इस दुनिया में हैं ही नहीं। अकेले कोरोना काल में अब तक 3,621 बच्चों ने अपने दोनों अभिभावकों को यानी माता पिता को खो दिया। लेकिन इन सब के बीच बड़ी फिक्र यह है कि हमारे देश में बच्चों को गोद लेने वालों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। माना जाता है कि इसके पीछे गोद लेने की वो प्रक्रिया भी है जो बहुत मुश्किल है। हमारे देश में कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी वो संस्था है जहां गोद लेने के इच्छुक लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कारा के जरिए आपको यह पता चलता है कि देश में कहां किस अनाथालय में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आप गोद ले सकते हैं। ये संस्था आवेदकों से उनकी उम्र, आय, वैवाहिक स्थिति और बीमारी से जुड़े सवाल पूछती है। कारा की टीम की पड़ताल के बाद मामला कोर्ट में पहुंचता है और पुलिस विभाग से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते हैं। अब केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 के कानून में संशोधन लाकर एक नया कानून बना दिया है ताकि गोद लेने की प्रक्रिया आसान हो जाए। लेकिन कानून आखिरकार कितना मददगार होगा, ये रिपोर्ट देखिए। मेरी कड़वत प्रार्थना है कि हम राजनीति के मैदान जंग में लड़ लेंगे, लेकिन वो धराशायी न हो जो एक टक इस सदन की ओर न्याय की अपेक्षा से हम सबको देख रहे हैं। ये बिल उन बच्चों का है जो वोटर नहीं है, लेकिन इस संकल्प के साथ आज इस बिल को हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप इस बिल के माध्यम से उस आगामी पीढ़ी को संरक्षित रखेंगे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में जिस जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल को पास किया गया, उससे गोद लेने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो जाने का दावा किया जा रहा है। पुराने कानून के मुताबिक गोद लेने की प्रक्रिया को अंतिम मंजूरी देना फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट के हाथ में था, लेकिन अब संशोधित कानून के बाद इस पर आखिरी आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से लिया जाएगा। बदले हुए प्रावधानों के बाद अब बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थान मजिस्ट्रेट की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही पंजीकृत किए जाएंगे। मकसद ये है कि गोद लेने की प्रक्रिया में देरी ना हो। इस सदन ने जो कानून पारित किया, उस कानून के अंतर्गत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को 120 दिनों में बच्चे को लीगली फ्री अडॉप्शन के लिए घोषित करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ये पाया कि 265 दिन से ज्यादा, महोदय 2 साल से कुछ ही महीने बड़ा बच्चा 265 दिन से ज्यादा घर में लटका रहा, उस बच्चे के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाया। मात्र महज पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए इस सदन ने निर्धारित किया था कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य 60 दिनों में कम से कम एक बच्चे का पेपर वर्क कंप्लीट कर दें। लेकिन महोदय ये पाया गया कि ऐसे बच्चे जो सरेंडर हुए हैं उनका पेपर वर्क 130 दिन से ज्यादा लेता है। बच्चे का एक कागज लिखने में 130 दिन से ज्यादा लगता है। यानी ये लंबा पेपर वर्क भी एक वजह है जो हमारे देश में लोगों को बच्चा गोद लेने के लिए आगे नहीं बढ़ने देता। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा के आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2010 में देश में 5,693 बच्चों को गोद लिया गया था, जबकि वर्ष 2017-18 में यह संख्या घटकर 3,276 रह गई। इसी तरह इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन की 3 साल पुरानी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में सिर्फ 20,000 लोगों ने बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन कर रखा था, जबकि उसी समय देश भर में 2,75,00,000 कपल्स इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे थे और डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे। साफ है कि अभी भी हमारे देश में बच्चों को गोद लेने को लेकर जागरूकता का अभाव है और हालात भी ऐसे नहीं हैं कि लोग इसके लिए प्रोत्साहित हो सकें। अभी पिछले हफ्ते ही महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में 645 बच्चे अनाथ हो गए। अब बात टोक्यो ओलंपिक से जग रही मेडल की उम्मीद से। 1966 में एक फिल्म आई थी लव इन टोक्यो। फिल्म की शूटिंग टोक्यो में हुई।
जॉय मुखर्जी और आशा पारेख की ये फिल्म हिट भी हुई। इस फिल्म का गाना सायोनारा सायोनारा आपको अच्छे से याद होगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम करीब 6 दशक पुरानी फिल्म का जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे भारतीय तीरंदाजों का लव इन टोक्यो कनेक्शन है। दिलचस्प स्टोरी देखिए और ये समझिए कि ये वो लव कनेक्शन है जो बीच में 8 साल के लिए टूट भी गया था लेकिन फिर जुड़ गया। गुरुवार का दिन भारतीय तीरंदाज अतानु दास के लिए खास था। उन्होंने लगातार 2 मैच जीते। प्री क्वार्टर फाइनल में अतानु दास का मुकाबला कोरियाई तीरंदाज जिन हेक से था। लंदन ओलंपिक्स और रियो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हेक और अतानु का मुकाबला शूट ऑफ में पहुंचा। शूट ऑफ में जैसे ही अतानु ने 10 पॉइंट पर निशाना साधा, जीत उनके खाते में आई। इस मैच के दौरान उनकी पत्नी और दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी लगातार उनका हौसला बढ़ा रही थीं। यही है इन तीरंदाजों का लव इन टोक्यो कनेक्शन। दरअसल दीपिका कुमारी और अतानु दास दोनों ने तीरंदाजी में मेडल की उम्मीद को कायम रखा है। शुक्रवार को दीपिका कुमारी का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला रशियन ओलंपिक कमेटी की सेनिया पेरोवा से होगा। दीपिका कुमारी अगर जीत जाती हैं तो सेमीफाइनल में चली जाएंगी। शनिवार को अतानु दास जापान के ताकाहारू फुरुकावा से भिड़ेंगे। उनकी जीत का मतलब भी सेमीफाइनल में जगह पक्की करना होगा। दी दास के नाम से मशहूर ये लव बर्ड्स टोक्यो में एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। दीपिका और अतानु की मुलाकात 2008 के आसपास हुई थी। दोनों जमशेदपुर में तीरंदाजी की बारीकियां सीख रहे थे। इसके करीब 1 दशक बाद दोनों ने 2016 रियो ओलंपिक्स में एक साथ हिस्सा लिया। हालांकि अब भी दोनों ने एक दूसरे के दिल पर निशाना नहीं साधा था। ये शुरुआत हुई 2017 में। 2017 में मेक्सिको में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की बड़ी हार दोनों को करीब लाई। दोनों घूमने फिरने निकले, बातचीत हुई, कुछ कंफ्यूजन्स दूर हुए और दोनों को समझ आया कि ये कहानी तो दरअसल इनकार में इकरार जैसी, मतलब प्यार जैसी है। दोनों ने जीवन के तमाम रास्तों पर साथ चलने का मन बना लिया। हालांकि दोनों ने इस बात को लंबे समय तक पर्दे में ही रहने दिया। एक इंटरव्यू में दीपिका जमशेदपुर में ट्रेनिंग के दिनों को याद करके कहती हैं, अतानु को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करता था। जबकि अतानु कहते हैं, बाद में जब जान पहचान हो गई तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था, यहां तक कि तुमने मेरी बोतल क्यों ले ली। लेकिन वक्त बीता, छोटी छोटी तकरार ही प्यार में बदल गई। दीपिका और अतानु ने तय किया कि वो टोक्यो ओलंपिक के बाद शादी करेंगे, लेकिन कोरोना विलेन बना। टोक्यो ओलंपिक 1 साल के लिए टल गया। ऐसे में इन दोनों ने तय किया कि वो इस खूबसूरत रिश्ते में बंधने के लिए अब इंतजार नहीं करेंगे। पिछले साल जून में दोनों ने शादी कर ली। पति पत्नी के तौर पर यह भारत की दूसरी ऐसी जोड़ी है जो एक साथ ओलंपिक का हिस्सा है। इससे पहले लिएंडर पेस के पिता वेस पेस और उनकी पत्नी जेनिफर पेस ने 1972 ओलंपिक में एक साथ हिस्सा लिया था। खैर, इस जोड़ी के लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन बेहद खास रहने वाला है। शुक्रवार को दीपिका निशाना साधेंगी और शनिवार को अतानु। दोनों यही दुआ कर रहे होंगे कि जीत का जश्न साथ मनाने का मौका मिले। और अब जो है सो है। टाइगर का वर्ल्ड डे है। जंगल वाले के साथ बाकी वाले टाइगर भी खुश हैं। वो पति जो खुद को टाइगर और पत्नी को रिंग मास्टर मानते हैं, वो पपीज जिनके मालिक उनका नाम टाइगर रखकर जंगल वालों को सोच में डाल देते हैं कि वो अब इस संज्ञा का इस्तेमाल करें या रहने दें। वो बॉसेस जो अपने गो गेटर एम्प्लॉइज को टाइगर पुकार कर बाकी एम्प्लॉइज को इनडायरेक्टली कुछ और करार दे देते हैं। वो बाप जो अपने बच्चे को इस विशेषण से पुकार कर खुद उसके पशु से इंसान तक के इवोल्यूशन को सवालों में डाल देते हैं। जंगल वाला टाइगर सोच रहा है कि उसको जीपीएस कॉलर पहनाकर वाइल्डली डोमेस्टिक बनाया जा रहा है और सिविलाइज्ड दुनिया में रहने वाले इंसान को टाइगर बोलकर वाइल्ड बनाने की कोशिश चल रही है। सोच तो वो ये भी रहा है कि ये दोपाया भी अजीब है। बस्तियों को जंगल तक फैलाकर टाइगर पर बस्ती में घुसाने की तोहमत लगाता है और शिकार करके टाइगर के वजूद का संकट खड़ा करके टाइगर को ही खतरनाक और खूंखार पुकारता है। टाइगर बनने की सोचता है, पता नहीं इंसान कब बनेगा। बाकी तो जो है सो है।